Hello students, welcome to my channel. Today I shall start with a new syllabus of बिहार बोर्ड. मैं आज बिहार बोर्ड के सिलेबस से स्टार्ट कर रही हूँ. द चैप्टर 1 दैट इज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर. यहाँ पे इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर के बारे में बातें की गई हैं. महात्मा गांधी जी ने, ये उनकी अपनी ऑटोबायोग्राफी है, उन्होंने अपने आइडियाज़ इसमें बताए हैं. मोहनदास करमचंद गांधी, ये उनका पूरा नाम है. 1869 में उनकी जन्म हुई थी और उनकी मृत्यु हुई थी 1948 में. पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन. उन्हें बहुत लोग प्यार से बापू या फिर फादर ऑफ द नेशन यानी कि देश के राष्ट्रपिता भी कहते हैं. Was more a spiritual leader than a politician. वो एक पॉलिटिशियन, एक नेता से ज़्यादा वो एक स्पिरिचुअल लीडर थे. एक ऐसे लीडर जिन्होंने लोगों के आत्मा और दिल को छुआ था. He successfully used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India. उन्होंने सिर्फ दो ही मार्ग को चुना था, एक है सच्चाई का और एक है अहिंसा का. यही दो मार्ग से उन्होंने ब्रिटिश के राज को ख़त्म किया था एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस. उन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाई थी अंग्रेज़ों से. फ्रॉम 1915 टिल 1948 ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स. यानी कि इंडियन पॉलिटिक्स के वो उस वक्त के बिल्कुल ही लीडर थे. जो भी फैसला होता था वो उनके ही ज़रिए होता था. ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक ऑन 30th January 1948. जैसा कि आप सभी को पता है कि उनकी हत्या नाथूराम गॉडसे ने की थी 1948 में. हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है जिनका नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया. और उन्होंने बहुत सारी आर्टिकल्स भी लिखी थी यंग इंडिया के लिए. एंड द स्पीचेस दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स. और जो बहुत सारी स्पीचेस, जो बहुत सारी बातें उन्होंने कही है बहुत अलग अलग ओकेजन्स में, ये रिवील हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर. ये सिर्फ यही नहीं बताता कि वो बहुत ही ओरिजिनल यानी कि बहुत ही अपने, ये सिर्फ यही नहीं हमें बताता है कि वे एक बहुत ही ओरिजिनल थिंकर थे यानी कि उनके खुद का एक सोच था, बट ऑल्सो एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस आइडियोमैटिक इंग्लिश. वो एक बहुत ही ज़्यादा तेज थे. इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये जो एक्सट्रैक्ट, ये जो एक पार्ट लिया गया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का, गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन. यहाँ पे गांधी जी एक वो बेस के बारे में बात कर रहे हैं जो इंडियन सिविलाइजेशन है, विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, और जो बिल्कुल सही तरीके से अभी के ज़माने में चल रहा है. The Western civilization which has the tendency to privilege materiality. Western civilization यानी कि अंग्रेज की जो मैं बातें कर रही हूँ कि जो उनकी जो दौर में क्या है कि मटेरियलिटी यानी कि कैसे पावर और वेल्थ को गेन करना है, कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मॉरल बीइंग. एलिवेट्स यानी कि वो मॉरल स्पिरिचुअल को बढ़ाता है. हमारे जो शिक्षा का जो माध्यम है वो सिर्फ यही नहीं कि हमें पावर और वेल्थ और पैसा बनाना है. हमारे शिक्षा का ये भी माध्यम है कि पहले हम एक अच्छे इंसान बने, हम खुद को स्पिरिचुअली एलिवेट करें यानी कि खुद को अंदर से ही पहले जगाएं, जागरूक करें. इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पॉइंट 1, यहाँ पे पैराग्राफ वाइज दिया गया है पॉइंट 1, 2, 3, तो मैं वैसे करके आपको एक्सप्लेन करूँगी. Point number 1, I believe that the civilization India has evolved means developed, is not to be beaten in the world. ये इस तरीके से बना है कि कोई इसे मात नहीं दे सकता इंडिया को. Nothing can equal the seeds sown by our ancestors. और यहाँ पे उन्होंने हमारे पूर्वजों की बहुत तारीफ की है और कहा है कि कोई भी लोग, कोई भी देश हमारे जो पूर्वजों ने जो बीज बोया है वो उससे कंपेयर नहीं कर सकते खुद को. Rome went, Greece shared the same fate,
द माइट ऑफ द फेरोआस वॉज ब्रोकन। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि रोम चला गया, ग्रीस ने भी वही डेस्टिनी ग्रीस को भी मिली, और फेरोआस यानी कि फिरौन जो थे, जो इजिप्ट के जो बादशाह थे, वो भी टूट गए थे। जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज्ड, जापान तो वेस्टर्नाइज ही हो गए थे, खुद को वेस्टर्न कल्चर से खुद को कंपीट करते थे, खुद को कॉपी करते थे। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, चाइना के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। बट इंडिया स्टिल समहाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन, और इंडिया आज भी अपने बेस पर कायम है। The people of Europe learn their lessons from the writings of the men of Greece और रोम, और जो यूरोप के जो लोग हैं वो ज़्यादातर सीखे हैं ग्रीस और रोम के फिलोसोफर्स से। जैसे कि आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि शेक्सपियर भी ग्रीक मैथोलॉजी और रोम की मैथोलॉजी को बहुत ज़्यादा अपने राइटिंग्स में यूज़ करते हैं, उनके एग्जाम्पल्स सेट करते हैं। उसी चीज़ को यहाँ पे गांधी जी ने कहा है, विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, पर जो ग्रीस और रोम है वो भी अपनी पहचान खो चुके हैं। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम द यूरोपियंस इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम, और वो ये सोच रहे थे कि अगर हम इनसे सीखेंगे तो इन्होंने जो गलती की हैं वो हम उसे नहीं दोहराएंगे। सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन, और यही उनकी दुख का कारण है कि उन्होंने भी वही गलती की जो ग्रीस और रोम ने की थी, क्योंकि वो कॉपी करने जा रहे थे, वो खुद की कल्चर को नहीं बना रहे थे। Number 2, in the midst of all this, India remains immovable and that is her glory, और इसी ही बीच में इंडिया जो है वो immovable रहा, एकदम फर्म रहा, और यही उसकी ग्लोरी, यही उसकी शान है। It is a charge against India that the people are so uncivilized, ignorant and stolid। ये एक इल्ज़ाम है इंडियंस के ऊपर कि हम लोग बहुत अनसिविलाइज्ड हैं, यानी हमें तौर तरीका नहीं पता, हम इग्नोरेंट हैं, हम बहुत चीज़ों को छोड़ देते हैं, इग्नोर करते हैं, और स्टॉलिड है यानी कि हम बहुत ज़्यादा ही स्लो हैं। दैट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेस, और हमें कोई चेंजेस यानी कि कोई नया चीज़ सिखाना बहुत डिफ़िकल्ट है। ये हमारे पर एक चार्ज है, एक हमारे पर एक इल्ज़ाम है। इट इज़ अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, पर ये जो चार्ज है ये हमारे मेरिट यानी हमारी जो काबिलियत के एकदम खिलाफ है। वट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, और यहाँ पे वो बता रहे हैं कि हमने जो खुद को समझा और जाना एक एक्सपीरियंस के थ्रू, वी डेयर नॉट चेंज, और हम हिम्मत भी नहीं करेंगे कि हम खुद को बदलें। मैनी trust their advice upon India and she remains steady। बहुत सारे लोग अपना एडवाइस देते हैं, ऐसे करो वैसे करो, अपने कल्चर को डेवलप करो, छोड़ो, आगे बढ़ो, तरक्की करो, पर इंडिया रिमेन स्टडी, पर वो अपनी जगह पे फिक्स्ड है। दिस इज़ हर ब्यूटी, यही उसकी खूबसूरती है। इट इज़ अ शीट एंकर ऑफ आवर होप, और यही हमारी उम्मीद का ही सिक्योरिटी है कि हम अपने ही उसूलों पर कायम हैं। Point 3, civilization is that mode of conduct which points out to man the path of duty, और civilization वो है जो हमें हमारे कर्तव्यों के बारे में बताता है। Performance of duty and observance of morality are convertible terms। ड्यूटी को निभाना और ऑब्जर्व करना मोरालिटी को, ये दोनों ऐसे दो शब्द हैं जो आपस में बदले जा सकते हैं। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज़ टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स, और मोरालिटी यानी हमें अगर सही राह पर चलना है तो हमें अपनी मास्टरी, अपने दिमाग को बहुत कंट्रोल करना सीखना होगा, एंड आवर पैशंस को भी। सो डूइंग वी नो आवर सेल्स, और यही करके ही हम खुद को समझ सकते हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, और सिविलाइजेशन को गुजराती लोग अपने भाषा में कहते हैं गुड कंडक्ट, यानी सही तौर तरीके से जीना। Number 4, if this definitions be correct, then India, as so many writers have shown, has nothing to learn from anybody else, and this is as it should be। और अगर ये सही है तो इंडिया को किसी से कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। We notice that the mind is a restless bird। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि माइंड एक रेस्टलेस बर्ड है, बर्ड से कंपेयर कर रहे हैं। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, और एक बर्ड ठीक है सर, ये जितना उसे दाना दिया जाए वो उतना ही दाना को चुनने की आती है। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि जितना हमें मिलता है हमें उससे ज़्यादा चाहिए होता है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और फिर भी हम खुश नहीं होते, ना खुशी ना उम्मीद रहते हैं। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम, और हम जितना ही अपने पैशंस के पीछे, अपने ख्वाहिश के पीछे भागते हैं, हम उतना ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं।
Our ancestors therefore set a limit to our indulgences. हमारे जो ancestor, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने एक restrictions, एक दायरा बना दिए हमारे लिए. They saw that happiness was largely a mental condition. और हमारे जो पूर्वज है वो ये चीज़ जानते हैं कि जो खुशी है उसका असली कारण है दिमाग से खुश रहना. तो ये चीज़ आप कभी मत भूलिए कि अगर आपके पास सब कुछ है पर अगर आप अपने दिमाग से खुश नहीं है तो आप कभी खुश नहीं रह सकते. इसलिए हमारे पूर्वज हमें हमेशा खुश होने के लिए सिखाते थे, चाहे हमारे पास कुछ हो या ना हो. उस वक्त तो कुछ था भी नहीं जो आज के ज़माने में हमारे पास है. पॉइंट नंबर 6, अ मैन इज़ नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज़ रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज़ पुअर. ये ज़रूरी नहीं कि अगर जो लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं तो वो लोग ही खुश हैं या जो गरीब है वो हमेशा ही दुखी रहते हैं. द रिच आर ऑफन सीम टू बी अनहैप्पी. ऐसा बहुत बार देखा भी क्या, जो बहुत अमीर है वो दुखी भी होते हैं. द पुअर टू बी हैप्पी. जो गरीब है वो कभी कभी खुश भी रहते हैं. मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर. जो लोग हैं जो ज़्यादातर है वो तो गरीब रहेंगे ही. ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर्स डिसुएडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स. और यही देखकर, यही अपने एक्सपीरियंस से हमारे पूर्वजों यानी हमारे फोर फादर्स ने हमें लग्जरीज और यानी आराम की और प्लेजर से दूर रखा. वी हैव मैनेज विद द सेम काइंड ऑफ प्लफ एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो. और हमें वही प्लफ, वही हमें कहा कि हमें उन्हीं चीज़ों से ही खेती करनी है जो हमारे हज़ारों साल पहले हमारे फोर फादर्स करते थे. हमें ट्रैक्टर्स और मशीन में नहीं कहा यूज़ करने. वी हैव रिटेन द सेम काइंड ऑफ कॉटेजेस दैट वी हैड इन आवर फॉर्मर टाइम्स. और हमें वही कॉटेज, वही खोलियों में या वही छोटे छोटे घरों में रहना सिखाया जो हमारे पहले पूर्वज, हमारे पहले फोर फादर्स जिसमें रहते थे. एंड आवर इंडिजीनियस एजुकेशन रिमेन द सेम एज बिफोर. और हमारी जो घरेलू जो हमारी जो शिक्षा थी उसे ही हमें कहा कि उसी को ही पकड़ के रखनी. वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोरोडिंग कॉम्पिटिशन. और इतनी ज़्यादा भाग दौड़ नहीं थी, इतनी ज़्यादा लोगों में कॉम्पिटिशन नहीं थी, एक दूसरे से आगे जाने की कोई तड़प नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी. ईच फॉलोड हिज ओन ऑक्यूपेशन और ट्रेड एंड चार्ज अ रेगुलर वेज. और हर लोग अपने ही ऑक्यूपेशन यानी अपने ही काम धंधे में एक रेगुलर यानी कि आगे तो नहीं बढ़ना है तो जो मुनासिब है वही दाम लेते थे या उसी दाम में काम करते थे. इफ़ वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी. इसका ये मतलब नहीं कि हमें इन्वेंट करना नहीं आता था कोई नया चीज़. बट आवर फोर फादर्स न्यू दैट इफ़ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग्स. पर हमारे जो फोर फादर्स थे यानी हमारे जो पहले के जो हमारे जो पूर्वज थे उन्हें पता था कि अगर हम इन चीज़ों में अपना दिमाग अपना दिल लगाएंगे वी वुड बिकम स्लेव्स. और हम इन्हीं चीज़ों के गुलाम हो जाएंगे. यानी कि अगर ये चीज़ नहीं रहेगी तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे. जैसे कि आप आज देखते हैं कि हमें मशीन्स की इतनी ज़्यादा आदत हो गई है कि हम हार्ड लेबर करना ही छोड़ दिए. विच इज़ फॉर गिविंग एन एग्जाम्पल, अगर हमारे घरों में वॉशिंग मशीन है तो हमें उसकी इतनी ज़्यादा आदत हो गई कि हम हाथ से कपड़े नहीं धो सकते. पर क्या हमारे दादी नानी को ये आदत था? नहीं था. और उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता था ना. यानी कि वो कितनी ज़्यादा फिजिकली फिट थे और हम कितनी ज़्यादा डिपेंडेंट हैं. आज अगर ना हो मशीन तो हम मैले कपड़े पहने, शायद ऐसा हालत हो गया बहुत सारे लोगों का. एंड लूज आवर मॉरल फाइबर. हम अभी खुद की जो पहचान है, हमारा खुद का जो कैरेक्टर है वो हम खो देंगे. They therefore after due deliberation decided that we should not do what we could do with our hands and feet. और हमें उन चीज़ों को नहीं बनाना चाहिए जो चीज़ हमें अपने गुलाम बना दे और जो चीज़ अभी अपने हाथों और अपने पैरों से कर सकते हैं उस पर हम माजूर हो जाएं. They saw that our real happiness and health consisted in a proper use of our hands and feet. और उन्होंने देखा है कि हमारा जो रियल हैप्पीनेस, जो खुशी है वो इन्हीं चीज़ों पे है कि हम अपने हाथों को और अपने पैरों को सही से यूज़ करें और ख़ुद को हर वक्त बिज़ी रखें. क्योंकि अकेलापन भी जो है बहुत ज़्यादा दुख का कारण होता है. पॉइंट नंबर 7, they further reasoned that large cities were a snare and a useless encumbrance and that people would not be happy in them. और जो बहुत सारे जो बड़े बड़े शहर है वो एक ट्रैप है, एक तरह की जाल है जहाँ लोग फंस हो जाते हैं. एंड अ यूजलेस इनकम्ब्रेंस, और एक बेकार की बोझ हो गए हैं जहाँ पे लोग खुश नहीं हैं. that would not be happy in them, that would be gangs of thieves. जहाँ पे आप देखते हैं ना कि सबसे ज़्यादा चोरी डकैती वो शहरों में ज़्यादा होती है क्योंकि लोग वहाँ खुश नहीं हैं. उन्हें आगे बढ़ना है, तरक्की करना है, एक शॉर्टेस्ट मीन्स से उन्हें पैसे कमाना है. तो ये सब जो है ये हमारा
दुख का कारण, और इसी की वजह से ज़्यादा क्राइम भी बढ़ रहा है आज के देश, आज के वर्ल्ड में। क्यों इतना ज़्यादा क्राइम बढ़ रहा है? यही एक कारण है। रॉबर्स, प्रोस्टिट्यूशंस एंड वाइस फ्लरिशिंग इन देम, और बुराइयां फैल रही हैं। एंड दैट पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाय रिच मैन, और ऐसा लगता है कि गरीब लोग, अमीर लोग गरीब लोगों को लूट रहे हैं। दे वर देयरफॉर सैटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस, इसीलिए हमारे पूर्वज जो है अपने छोटे छोटे गाँव में, अपने छोटे छोटे घरों में खुश थे। पॉइंट नंबर 8, they saw that kings and the swords were inferior to the sword of ethics, and they, और वो ये चीज़ जानते थे कि किंग की तलवार यानी राजाओं की तलवार जो है वो एक स्वॉर्ड ऑफ एथिक्स यानी कि हमारे जो जैसे हमें जीना चाहिए या हमारे धर्म के रास्ते पर वो बहुत छोटा था। एंड दे देयरफॉर हेल्ड द सॉवरेन ऑफ द अर्थ टू बी इंफीरियर टू द ऋषिज एंड द फकीर्स, और वो जो देश पूरी दुनिया को कैसे चलाना है वो इस चीज़, क्योंकि आज भी आप देखते हैं कि जो ऋषि मुनि होते हैं वो फैसला करते हैं कि अभी ऐसा होगा या ऐसा होगा, तो वो इस चीज़ों को बड़ा समझते हैं, ऋषिज और मुनीस को, ऋषिज एंड फकीर्स को। आर नेशन विद अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस इज फिटर टू टीच अदर्स, और जिसकी कॉन्स्टिट्यूशन, जिसकी मतलब एक ऐसा नेशन जो अपने ऋषिज और मुनीस के ऊपर हो, वो दूसरों को सिखा सकता है देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स, उन्हें दूसरों से सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस नेशन हैड कोर्ट्स, लॉयर्स एंड डॉक्टर्स बट दे वर ऑल विद इन बाउंड्स, इन्हें कोर्ट्स तो है, लॉयर्स भी है, पर एक बाउंड्रीज है, मतलब इतना ही लिमिटेशंस है। वकील्स एंड वैद्स डिड नॉट रॉब पीपल, यहाँ उस वक्त लोग वकील जो थे वो या वैद लोग थे वो लोगों को लूटते नहीं थे। दे वर कंसिडर्ड पीपल डिपेंडेंट्स, और उन्हें पीपल मतलब लोग उनके ऊपर डिपेंडेंट होते थे, नॉट देयर मास्टर्स, उनके मास्टर्स नहीं थे। जस्टिस वॉज टॉलरेबली फेयर, और इंसाफ था। द ऑर्डनरी रूल वॉज टू अवॉइड कोर्ट्स, और एक आम बात थी कि हमें कोर्ट कचहरी से दूर रहना है। देयर वर नो टाउट्स टू लर पीपल इन टू दैम, और कोई मिडल मैन नहीं थे, कोई दलाल नहीं थे जो हमें लूट सकें। दिस ईवल टू वॉज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स, और जो ये सब जो छोटी छोटी बुराई है वो सिर्फ कैपिटल यानी बड़े बड़े शहरों में ही दिखती थी। द कॉमन पीपल लिव इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, और जो आम आदमी थे वो अपने बस घरेलू ज़िंदगी और अपने खेती और अपने घर को और अपने ही लाइफ को देखते थे। दे इंजॉय ट्रू होम रूल, और वो अपने जिसको कहते हैं ना होम रूल, बाहर नहीं जाना है, कमाना नहीं है, बस घर में रहना है और घर के खेती को देखना है, घर के अगल बगल में, वही लाइफ वो लोग पूरा घरेलू जिंदगी जियाते थे, होम रूल करते थे। पॉइंट नंबर 9, द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी हैज़ बीन सो डिस्क्राइब बाय इट्स वॉटरीज, जैसा कि मैंने बताया है वैसे डिवोटीज यानी कि जो इंडिया से जो डिवोटीज जो हैं वो लोग भी वैसे ही डिस्क्राइब किए इंडिया को और उसकी सिविलाइजेशन को। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मैन अटेन परफेक्शन, और यहाँ कहीं भी आप देख ले, कहीं पे भी कोई भी लोग परफेक्ट नहीं है। The tendency of Indian civilization is to elevate the moral being, यानी हमें हमारी अच्छाइयों को बढ़ाना है। That of the Western civilization is to propagate immorality, और immorality को कौन बढ़ाते हैं? Western civilization लोग ज़्यादा स्प्रेड करते हैं। The latter is godless, क्योंकि immorality का भगवान और क्योंकि वहाँ ज़्यादातर लोग एथिक इसीलिए क्योंकि वो लोग भगवान पे विश्वास नहीं करते, खुदा पर विश्वास नहीं करते। अगर हम ऊपर वाले पर विश्वास नहीं करेंगे तो हमें हमारे अंदर की जो अच्छाई है वो तो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हमें डर नहीं है ना किसी का, तो वही चीज़ है। द फॉर्मर इज़ बेस्ड ऑन अ बिलीफ इन गॉड, और मोरालिटी जो है वो हमें खुदा से कनेक्ट करती है, भगवान से। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लिंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन, और यही जो बिलीव्स है हमारी, यही जो मान्यता है, ये हमें अपनी पुरानी संस्कारों को जोड़ के रखती है। इवन एज अ चाइल्ड क्लिंग टू द मदर्स ब्रेस्ट, और इसे एक माँ, जब एक बच्चा कैसे एक माँ के दूध के लिए परेशान एक झपटा जाता है माँ को, वैसे ही हम अपने कल्चर को वैसे ही झपट के, हमें छोड़ना नहीं है हमें अपना कल्चर को। पॉइंट नंबर 10, आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, यहाँ पे वो साफ कह रहे हैं कि मुझे कोई नफरत नहीं है वेस्ट से, यानी कि वेस्ट के तौर तरीक़ों से। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मैनी अ थिंग आई हैव लर्नड, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ मैं वेस्ट का, यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज़ का, यूरोपियन कंट्रीज़ का, क्योंकि मैंने उन्हें बहुत कुछ सीखा है। फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, मैंने वेस्टर्न लिटरेचर यहाँ उनकी जो फिलोसोफर्स थे, जो राइटर्स थे, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है।
बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी। पर उन्होंने जो मॉडर्न सिविलाइजेशन को जो अडैप्ट किया है, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। दैट इफ़ आई वॉन्ट इंडिया टू राइज इट टू इट्स फुलेस्ट हाइट, और अगर मैं चाहूँ कि मुझे इंडिया को पूरे मतलब हर मुकाम में सबसे ऊपर रखना है, आई मस्ट टेल माई कंट्री मैन फ्रैंकली दैट, तो मैं अपने लोगों से बहुत ही साफ शब्दों में ये कहूँगा, आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है मॉडर्न सिविलाइजेशन का, आई हैव लर्नड वन लेसन फ्रॉम इट एंड दैट इज़ व्हाट वी मस्ट शन इट एट ऑल कॉस्ट। तो उससे मुझे यही सीख मिलती है कि मुझे हर हाल में, हर कीमत में वेस्टर्न सिविलाइजेशन और मॉडर्न सिविलाइजेशन को अवॉइड करना है, उनके रूल्स को, उनके तौर तरीके को नहीं अपनाना है, अपनी सभ्यता और अपने संस्कार को नहीं छोड़ना है। सो स्टूडेंट्स, मैंने आज आपको पॉइंट 10 तक एक्सप्लेन किया है। ऐसे करके टोटल 24 पॉइंट्स है जो मैं अपने आप को बाकी वीडियोस में ज़रूर समझाऊंगी। और अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए। जो बाकी सब स्टूडेंट्स हैं इस वक्त, जिन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है टीचर्स की, उनके लिए काफ़ी ये ज़्यादा अच्छा होगा कि वो घर बैठे बैठे ऐसे टाइम में पढ़ सकें। और मेरे बाकी सारे वीडियोस को सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।